तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस लाडले CGL 2025 GS GK क्वेश्चनर सॉल्यूशन सीरीज में। आज की क्लास के अंदर हम 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में जो 25 सवाल आपसे GS पर आधारित पूछे गए उनका डिस्कशन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट काम जो आप लोगों को करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर छोड़कर जाया करो। अब देखो, जिनको पसंद नहीं आती है या फिर उनको लगता है कि मजा नहीं आया है वो तो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट वो जिनको फायदा लग रहा है एटलीस्ट उनसे मैं कहूंगा कि आप कमेंट और लाइक जरूर कर कर जाया करें। ठीक है, तो चलिए भाई पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है, पढ़ेंगे एक एक करके। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन और कारण के रूप में पढ़िए एंड देन सही विकल्प पर निशाना लगाइए। तो पहले आपको असर्शन यानी कि दावा या फिर अभिकथन क्या दिया है इन्होंने। हुमायूंस टॉम वाज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम एंड डायरेक्टली इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ ताजमहल। यानी कि हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने ताजमहल की रूपरेखा को सीधे प्रेरित किया। तो हुमायूं टॉम्ब को मुगल आर्किटेक्चर का एक टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पहला ग्रैंड गार्डन टॉम्ब हुआ है और इसी से मुगल आर्किटेक्चर जो स्टाइल हुआ करती थी वो पनपती है, वो मेचर होती हुई नजर आती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिया है, यानी कि ये जो असर्शन, ये जो अभिकथन दिया है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक दो चीज आपको याद रखनी है कि हुमायूं के मकबरे की लोकेशन कहां पर है। सभी को पता है कि भाई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है और बनवाया कब का गया 1570 में बनवाया गया। और जबकि जो ताजमहल है उसकी लोकेशन आप सबको पता है कि वो आगरा के अंदर है, लेकिन उसकी जो बनवाए जाने की तिथि है वो आपको 1653 याद रखनी है। तो ताजमहल का जब आप लेआउट देखते हैं, उसकी सिमेट्री देखते हैं, उसके गार्डन की प्लानिंग देखते हैं, तो आपको नजर आएगा कि वो हुमायूं के टॉम से ही इंस्पायर्ड है। तो मैंने यहां से ये आइडिया लगा लिया कि ये जो असर्शन, ये जो अभिकथन दिया गया था वो सही है। अब हम रीजन देखते हैं। It introduced the Charbagh garden layout and double-domed mausoleum style that became characteristic of later मुगल आर्किटेक्चर। यानी कि इसमें चारबाग उद्यान योजना और दोहरे गुंबद वाली समाधि शैली को प्रस्तुत किया गया जो बाद की मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। यहां पर ना कुछ शब्द यूज किए हैं इन्होंने। कौन कौन से? पहला इन्होंने यहां पर यूज किया है चारबाग। व्हाट इज दिस चारबाग? तो ये एक पर्शियन गार्डन का एक रूप है जिसमें 4 पार्ट में आपका गार्डन आपको नजर आएगा, इसीलिए इसको चारबाग कहा जा रहा है। डबल डोम का मतलब क्या है? जैसे कि अंदर अलग आपको नजर आएगा और बाहर आपको अलग स्ट्रक्चर नजर आएगी, जो कि ताजमहल में भी आपको ये फीचर नजर आता है, चारबाग का भी और डबल डोम का भी। मतलब ये जो फीचर्स हैं ये पहली बार प्रॉपर स्केल पर आपको यहीं पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं रीजन की बात करूं तो क्या वो भी ठीक है? वो भी ठीक है। अब ये दोनों ठीक होने के बाद मेरे लिए ऑप्शन को पकड़ना जरूरी है कि असर्शन और रीजन में रिलेशन कैसे हमें देखना है। आप मुझे बताओ कि ये जो कारण है क्या ये इस असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? इसीलिए मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन यानी कि अभिकथन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो आसान है। अब इन सवालों को देखकर घबराना नहीं है। इस प्रकार के सवाल आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनडीए जैसे एग्जाम्स के अंदर रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। फैक्ट हमें देखो पढ़ने पड़ते हैं थ्योरी वाले पोर्शन को कवर करने के टाइम में, बस इसको इम्प्लीमेंट करना हमें आना चाहिए इस प्रकार के सवालों के अंदर। ठीक है। अच्छा, हुमायूं के मकबरे की बात हो रही है तो ये भी याद रखना है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये शामिल है। एक सवाल मैं एक्स्ट्रा आपसे यहां पर पूछता हूं कि भाई इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम बताइए। तो इसमें आपको याद रखना है मिरज मिरक मिर्जा घियास। ये नाम आप प्लीज याद रखिएगा, कल को इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मुगल सॉरी हुमायूं जो टॉम्ब है ना, इसको लेकर एक और सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि जो पहला मुगल स्ट्रक्चर है जहां पर आपको चारबाग हमारी
भारतीय मिट्टी पर नजर आता है वो कौन सा है, तो उसमें आप हुमायूं टॉम को ही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच एंशिएंट रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। पहले आप मुझसे पूछोगे कि हमें तो भाई ये बताओ आप कि ये जो हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो किंग है ना उसके हाथ में सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पर जो प्रोविंसेस होते हैं, जो प्रांत होते हैं, उनका कंट्रोल सेंटर यानी कि केंद्र से चलता है, उसी को सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन एम्पायर की जब स्टडी करी जाती है तो आपको पता चलता है कि इंडिया का पहला हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान ही था, जहां पर अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी उसके अंदर डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करी गई। जो गुप्तचर हुआ करते थे, जो टैक्स सिस्टम हुआ करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर पर बातें थी, वो आपको इसी शासनकाल के अंदर नजर आता है। और इवन जो प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे वो भी किसके कंट्रोल में रहते थे, वो भी किंग के ही कंट्रोल में हुआ करते थे। उनसे पूछा जाता था कि आखिरकार आपके प्रोविंस के अंदर क्या हो रहा है भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर पर काम क्यों नहीं चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य आपका रूलर रहेंगे जिनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर का कहते हैं। अब यहाँ पर बाकी के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हर्षवर्धन का यूज किया गया है। हर्षवर्धन का जो प्रशासन था ना वो ज्यादा फ्यूडल था, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड था। वहां पर लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई थी हर्षवर्धन के समय में। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने समुद्रगुप्त का नाम यूज किया है। समुद्रगुप्त के समय में जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो ज्यादा हुआ, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन उतना ज्यादा कठोर नहीं था। पुलाकेशिन द्वितीय का नाम यहाँ पर यूज किया गया है, ये एक चालुक्यन रूलर थे। मोस्टली जो इनकी पावर थी वो इनके जो रीजनल मुखिया हुआ करते थे उनके पास हुआ करती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमें यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा, और ये टर्म याद रखिएगा सेंट्रलाइज्ड वाला। ठीक है, गुप्ता के समय में डिसेंट्रलाइज्ड और फ्यूडल स्ट्रक्चर हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है। सही ढंग से दर्शाता है को हम तभी बताएंगे जब हमें ये पता होगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो एवोल्यूशन है वो जैसे बड़ा हुआ उस पर हम ध्यान देंगे। तो ऐसे तो है नहीं कि नहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एकदम अचानक से डेवलप हो गया हो, तो ये एक सिस्टमेटिक स्टेजेस में डेवलप हुआ है, ये बात सबको क्लियर है। तो ये जो एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में डेवलप हुआ है ना उसमें आपको ना एक सीक्वेंस याद रखना है। जैसे कि आपको ग्राम नजर आएंगे, आपको जाति नजर आएंगी, एंड देन आपको राग नजर आएंगे। तो ये ग्राम क्या है, ये बेसिक स्केल है, ये बेसिक स्केल है मतलब एंशियंट पीरियड के अंदर। फिर आपका आता है जाति, ये क्या है, एक एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर थोड़ा सा धुन दी जाती है। एंड देन फिर आता है आपका राग, ये क्या है, इसके अंदर आपको म्यूजिकल फॉर्म ना पूरी तरीके से डेवलप्ड नजर आएगा। तो ये सीक्वेंस याद रख पाएंगे, ग्राम, जाति एंड राग। तो चलो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है जातिज इवॉल्व्ड फ्रॉम राग एज पर एंशियंट टेक्स्ट, कि भी जो जाति है क्या वो राग से इवॉल्व हुई। अभी तो मैंने आपको बताया कि ग्राम से इवॉल्व हुई थी जाति, तो ये तो हम यहाँ पर करेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है 72 मेला सिस्टम वाज गिवन बाय भारत इन 13th सेंचुरी, यानी कि 7 मेल प्रणाली 13वीं शताब्दी में भारत द्वारा दी गई थी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो भारत ने एक इंपॉर्टेंट शास्त्र लिखा जिसको कहा गया नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो ये कह देना कि ये 17 मेला सिस्टम जो है वो भारत के द्वारा दिया गया, ये इन्होंने नहीं दिया है, ये आपका इसीलिए हम यहाँ पर इनकरेक्ट कर देंगे। तीसरा है फोक म्यूजिक ओरिजिनली यूज्ड मेला एंड ग्राम स्केल्स, यानी कि लोक संगीत में मूलतः मेला और ग्राम स्केल का प्रयोग किया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे? फोक म्यूजिक का जो ओरिजिन है ना वो ग्राम और जाति से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमें यहाँ पर गलत करना पड़ेगा। फिर चौथा था राग,
इवॉल्व फ्रॉम जातीज, तो राग हमारे जाति से इवॉल्व हुए। एंड 72 मेला वॉज बाई वेंकटमखी। ये चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट इसमें आपका सही जाएगा। क्यों जाएगा? इन्हीं रीजन की वजह से कि राग जाति से इवॉल्व हुए और 72 मेला जो सिस्टम है ना, वो आपके इस वेंकट मखी के द्वारा लिखा गया। ये वाली बात बिल्कुल सही है। 17th सेंचुरी का जो कार्नेटिक म्यूजिक के थ्योरिस्ट हैं, उसमें इनको जाना जाता है। और भी मल्टीपल प्रकार की प्रणालियों को इन्होंने सामने रखा, जैसे कि उसमें से एक मेलाकार्ता सिस्टम सामने आता है। तो फिलहाल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के एवोल्यूशन को करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इन्होंने स्टेटमेंट आपको दिए, उसको हमें अच्छे से समझना है। तो पहले तो ये आप यहां पर रुको। जब हम लॉन्ग जंप की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग जंप के ना 4 फेजेस होते हैं। अगर आपने कभी ओलंपिक के अंदर लॉन्ग जंप वाला जो स्पोर्ट है वो देखा होगा, पहले तो क्या होते हैं, वो अप्रोच रन लेते हैं, देन वो टेक ऑफ करते हैं, फिर वो फ्लाइट में होते हैं, एंड देन उनकी लैंडिंग होती है। ये 4 फेजेस आपको लॉन्ग जंप के याद रखना है। क्लियर? अप्रोच करेंगे जिसको अप्रोच रन कहेंगे, देन वो टेक ऑफ लेंगे, देन वो फ्लाइट करेंगे, एंड देन उनकी लैंडिंग होगी। ये 4 फेजेस क्लियर है? अब पहला स्टेटमेंट देखेंगे। The athlete attains maximum momentum by running on the runway before takeoff. एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा अपना संवेग है वो प्राप्त करता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। भाई जो मोमेंटम होता है जिसकी यहां पर बात हो रही है, वो किसके बराबर होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और एथलीट रनवे पर स्पीड अपनी बढ़ाता है, तो टेक ऑफ से पहले जो उसकी मैक्सिमम स्पीड उसने अचीव कर रखी है, उसी के हिसाब से तो उसकी जो हाइट कवर करेगा वो देखने के लिए मिलेगी ना। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दूसरा, ड्यूरिंग टेक ऑफ द एथलीट पॉजेज ऑफ विद द वीकर फुट टू मेंटेन बैलेंस, यानी कि टेकन ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी नहीं। एथलीट हमेशा स्ट्रॉन्गर फुट से टेक ऑफ करता है, ना कि वीकर फुट से। स्ट्रॉन्ग लेग उसका उसको बेटर फोर्स दे पाता है, उसके बैलेंस में हेल्प कर पाता है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। और इन्होंने करेक्ट ही पूछा है, तो इसीलिए हम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है, मोमेंटम की भी बात हुई, तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर किसी की जो स्पीड है वो अगर इंक्रीज कर दी जाए, तो मैं कह सकता हूं ना कि वो जो जंप डिस्टेंस है वो भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ये भी कहा जाता है कि जो टेक ऑफ एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो 45 डिग्री होना चाहिए। ये रटाई जाती हैं। तो एसएससी के अंदर, यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के अंदर जो स्पोर्ट्स की बायो मैकेनिक्स होती है ना, वो एक फेवरेट एरिया होता है जहां से वो सवाल आप लोगों के लिए पिच करता है। नेक्स्ट अभी मैरी कॉम जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन एट विच टूर्नामेंट। मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? अब आप हो सकता है ऐसा फील करें कि मैरी कॉम के सारे टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन देखने पड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है। जब कोई चर्चित पर्सनालिटी न्यूज में अपने रिपोर्टेड परफॉर्मेंस को लेकर आता है, तो उनकी अचीवमेंट्स आपको देखनी पड़ती हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि मैरी कॉम की आपने अगर कोई न्यूज नहीं सुनी है कि उनको कोई अवार्ड मिल गया हो, या फिर उन्होंने कोई अभी हाल ही में भी मतलब पिछले 1 साल के अंदर ही पार्टिसिपेशन करा हो, तभी आप उनको देखोगे। अगर मैरी कॉम की हम बात करते हैं तो मल्टीपल जगहों पर ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपकी नियुक्त करी जाती हैं। स्पोर्ट्स एरेना के अंदर अपने यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए इनका यूज करा जाता है। इनको बोला जाता है कि आप मोटिवेट कीजिए। तो जब ऐसी कोई पर्सनालिटी न्यूज में रहती है, तो हम उनकी रिसेंट उनकी हिस्ट्री, उन्होंने क्या क्या किया है, कब कौन कौन सी उनकी प्रोफाइल के अंदर अचीवमेंट उनको मिली है, वो देखने पड़ेंगे ना। तो मैरी कॉम के बारे में पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन के टाइटल मैरी कॉम ने हासिल किए हैं। इसके अलावा 2012 में मैरी कॉम ने
ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर और इंडिया की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड बॉक्सर में इनका नाम शुमार है भाई। अब इस सवाल के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि भाई किस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। तो ओलंपिक्स का मैंने बता दिया, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने कोई भी गोल्ड मेडल रिसेंट में नहीं जीता है। लेकिन 2023 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर ना एक प्रेसिडेंट कप हुआ था, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया, यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने मेडल नहीं जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2018 में गोल्ड जीता था, तो वो रिसेंट नहीं है, इसको भी अब पिक नहीं करोगे। ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने ब्रोंज जीता है। तो ये वाली बातें आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। मतलब मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है, लास्ट मेडल कौन सा है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि पहली इंडियन वुमेन कौन से है। तो आपको वर्ड पर ध्यान देना है, ऐसे कुछ भी पिक नहीं कर देना है, ठीक है ना। Next है the Regulating Act of 1773 primarily introduced changes in the company's administration in which two distinct areas। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तनों को पेश किया था। अब आपको ये जो पॉलिटी का डिस्कशन कराया जाता है या फिर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, तो ये मल्टीपल रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के टाइम में जो आए थे वो हमसे पूछे जाते हैं। और ये 1773 पर बात हो रही है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब आप मुझसे पूछोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये पहला सीरियस कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। तो इस एक्ट के ऊपर ना आप दो मेन फोकस देखते हैं, दो मेन बिंदुओं पर इनका फोकस देखते हैं। पहला कि ब्रिटेन के अंदर यानी कि इनके घर के अंदर तो जो कंपनी है ना, कंपनी के डायरेक्टर्स पर कंट्रोल करा गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनके साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल असाइन किया गया। ये ब्रिटेन के अंदर हुआ। और अगर मैं इंडिया के अंदर क्या एक्टिविटी हुई, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था ना, उसकी पोस्ट को क्रिएट करा गया। जो क्षेत्रीय प्रशासन था उसको रेगुलाइज करने पर ध्यान दिया गया। तो यहां पर आपके कौन कौन से ऑप्शन हमें यहां पर करेक्ट करने होंगे। कंपनी के जुडिशियल सिस्टम एंड रेवेन्यू कलेक्शन पर फोकस किया गया, जी नहीं। कंप्लीट कंपनी की मिलिट्री स्ट्रेटजी और ट्रेड रेगुलेशंस पर जोर दिया गया, जी नहीं। कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया पर यहां पर फोकस करा गया था। तो ये दोनों कोर चेंजेस 1773 के एक्ट के अंदर कवर करे जाते हैं। समझ गए भाई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्टार्ट करता है हमारे देश के अंदर। और ऐसे ही फिर 1700 जो 84 का पिट्स इंडिया एक्ट था, वहां पर ड्यूअल कंट्रोल लाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विथ इट्स नेबर्स। भारत की अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए विचार करने के लिए और ये पूछ रहे हैं कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया की जो वाटर शेयरिंग संधि रही है, जो ट्रीटीज रही हैं, तो इंडिया ने अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ नदियों पर बायलैटरल ट्रीटीज को करने का काम हमेशा से करा है, जिसमें से वाटर शेयरिंग कैसे होगी, पावर जनरेशन पर किस प्रकार से काम करा जाएगा, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे कैसे काम कवर कर सकता है, इन सारे इश्यूज को इसमें कवर करा जाता है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट पर आई है, यहां पर कहा गया है द महाकाली ट्रीटी साइंड विद नेपाल इन 1996 includes provisions for integrated development of the महाकाली रिवर एंड दी पंचेश्वर प्रोजेक्ट। मतलब 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकत्रित विकास के प्रावधान शामिल हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप इस स्टेटमेंट को करेक्टली याद रख लीजिएगा। महाकाली ट्रीटी का कभी भी जिक्र हो, इंडिया और नेपाल, इसमें आपको याद रखना है 1996। इसमें आप समय याद रखेंगे जिसके अंदर इन्होंने फोकस दिया सिंचाई के ऊपर, हाइड्रो पावर जनरेशन के ऊपर, और ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर भाई करेक्ट रहेगा। अब दूसरा, द गंगा वाटर ट्रीटी साइंड विद बांग्लादेश इन 1996 अलाउज फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर एट फराका थ्रू आउट द एंटायर ईयर। यानी कि 1996 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का पल जल बंटवारे
या गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देती है। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी 1996 के अंदर साइन करा जा रहा है। इसका जो इश्यू है वो क्या है? फर्रका बैरेज। और ईयर राउंड जो वाटर शेयरिंग है उसका मैकेनिज्म इस ट्रीटी के अंदर दिया गया है। तो ये दोनों ही दोनों आपके इसके अंदर करेक्ट हो गए, हमारे लिए सही हो जाता है। ऐसे ही एक और ट्रीटी आपको रटाया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें कौन सा देश शामिल है? उसमें पाकिस्तान शामिल है। ठीक है। ऐसे ही एक तीस्ता रिवर का भी इश्यू है, वो बांग्लादेश के साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये हमें याद रखना है। तो दोनों ही करेक्ट थे, तो बोथ 1 एंड 2 वाली जो बात है वो इसमें हम सही कर देंगे। ठीक है। चलिए भी फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंडर दी SLI KIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया कितने केंद्रीय विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विद दी केंद्रीय विद्यालय स्कूल। खेलो इंडिया के इस SLI KIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में कितने केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया? करंट इवेंट रिलेटेड आपका सवाल इन्होंने पूछा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये खेलो इंडिया का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, ये इनिशिएटिव के अंदर कई सारे काम करे गए हैं। जैसे कि जो ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट है उसको डेवलप करना इनका मेन उद्देश्य है। उसके बाद जो स्कूल या फिर यूथ लेवल पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसको बनाना एक इसका मेन उद्देश्य है। अब यहाँ पर उन्होंने बात करी है SLI KIC वर्टिकल की। ये SLI KIC वर्टिकल क्या है? ये है स्पोर्ट्स लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया गेम्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्होंने जो सेलेक्टेड केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर के रूप में कई सारी KVS को अडॉप्ट करा है। अब नंबर हमारे लिए क्या है, तो उसमें 6 KVS को अडॉप्ट करा गया। पार्टनरशिप इसमें KVS के साथ यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ करी गई है। तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक के अंदर आपका 6 आएगा भाई। ठीक है ना। खेलो इंडिया कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ये आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगोपाध्याय। सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 विचार करने हैं तो आपको स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि यार ये जो बुक है द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू, इस बुक का कॉन्टेक्स्ट हमें बताइए। तो पहली चीज के जो ऑथर है वो कौन है? सुनील गंगोपाध्याय, जिसको लेकर इन्होंने आपको स्टेटमेंट के अंदर ही बोल दिया है। अब क्या है, ये एक बंगाली साहित्य रच का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, जिसके अंदर एडवेंचर पर बात हुई है, जिसके अंदर मिस्ट्री के ऊपर बात हुई है। तो एक एक करके स्टेटमेंट इसमें देखते हैं। अ पायनरिंग बंगाली एडवेंचर नोवेल फीचरिंग डिटेक्टिव काका बाबू विद मिस्ट्री एंड कल्चरल थीम्स, यानी कि रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहित्यिक साहसिक साहित्यिक उपन्यास है। ये वाला स्टेटमेंट आप इसमें करेक्ट कर लेंगे, मैंने बताया भी आपको। तो काका बाबू कौन है? ये एक डिसेबल्ड है बट इनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है। तो इसमें कल्चरल और मिस्ट्री के एलिमेंट्स को प्रोमिनेंट तरीके से दर्शाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, अ पॉलिटिकल सटायर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस। जी नहीं, बुक का फोकस पॉलिटिक्स है ही नहीं। इसमें तो एडवेंचर और जो एक्सप्लोरेशन है ना उसके ऊपर इस पर आधार रखा गया है। तीसरा है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ऑथर्स फ्रीडम फाइटर एक्सपीरियंस इन बंगाल। जी नहीं, पहला स्टेटमेंट ही आपका सही था। ये एक फिक्शनल वर्क है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ओनली 1 वाला जो ऑप्शन है वो आंसर करते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्ड बुक पर बेस्ड कुछ कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। बंगाली लिटरेचर बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब अलग अलग एग्जाम में बंगाली लिटरेचर पर सवाल आपके पूछे जाते हैं। पहला है विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन इन 2025 ऑन एनवायरनमेंट COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ। ये करंट अफेयर पर जो आपके मल्टीपल सत्र का आयोजन करा जाता है, उसके संबोधन किसने किया, क्या वो चर्चा में है, क्यों है। तो करंट अफेयर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आधारित ये सवाल इन्होंने पूछा है। तो 2025 में एक स्पेशल अंतरराष्ट्रीय सेशन हुआ जिसमें फोकस था कि एनवायरनमेंट पर जोर दिया जाए, COP30 और ग्लोबल हेल्थ के ऊपर बात करी जाए। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2025 में ग्लोबल
फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी हो, एनवायरनमेंट या फिर ग्लोबल हेल्थ पर बात करनी हो, मल्टीपल हाई लेवल के जो फोरम्स हैं उनको इन्होंने एड्रेस किया। और इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर इंडिया की जो क्लाइमेट लीडरशिप है उसके रोल पर जोर दिया गया, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स पर बात हुई, उनको हाईलाइट किया गया, उनके जो जो इश्यूज है। तो इसलिए हम यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का आंसर कर देंगे। करंट अफेयर में इसीलिए एक्टिवेट हमें रहना है कि इस प्रकार के मल्टीपल इनिशिएटिव्स एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहे हैं उनके फोकस एरियाज क्या हैं, वो बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो बाकी के लोग दिए गए हैं इन पर आपको आइडिया है ना? पीयूष गोयल, ये कॉमर्स और ट्रेड पर फोकस करते हैं। हरदीप पुरी, इनका जोर किस पर रहता है? आपके पेट्रोलियम और हाउसिंग के ऊपर। आपको एस जयशंकर के बारे में पता ही है, जो हमारी विदेश नीति होती है या फॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर इनका ध्यान रहता है। ठीक है। अच्छा, COP30 के बारे में पता है कहाँ पर हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। Which of the following types of landslides involves backward rotation of the slipping material? निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घुमाव शामिल होता है? अब आप बोलोगे कि अच्छा, ये जो लैंडस्लाइड होती हैं ये भी मल्टीपल प्रकार की होती हैं। तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि लैंडस्लाइड के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लैंडस्लाइड के मोमेंट के आधार पर उनको मल्टीपल प्रकार से क्लासिफाई करा जाता है, जिसमें आती है आपकी फॉल लैंडस्लाइड, जिसमें आती है आपकी स्लाइड लैंडस्लाइड, जिसमें आती है आपकी फ्लो लैंडस्लाइड्स, और अंतिम आती है आपकी स्लंप लैंडस्लाइड। तो ये क्लियर कि कितने प्रकार की होती है, किन आधारों पर होती है। अब यहाँ पर ये जो स्लंप लैंडस्लाइड है, ये क्या होता है? इसमें जो स्लाइडिंग वाला मटेरियल है ना, वो कर्व्ड सरफेस पर मूव करता है, और मोमेंट के दौरान जो बैकवर्ड रोटेशन है ना, वो देखने के लिए मिलता है। और यूजुअली जैसे कि वो वाले स्लोप्स होते हैं जहां पर आपको चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा नजर आती है, या फिर वहां पर सैचुरेटेड मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, ये वहां पर होता है। तो स्लंप आपका यहाँ पर आंसर बनेगा यार। ठीक है। अब इन्होंने बाकी के ऑप्शन दिए हैं, वो आपको क्लियर है ना कि चट्टान खिसकना या फिर रॉक स्लाइड, ये तो एक स्ट्रेट प्लेनर सरफेस पर स्लाइड होता है। रॉक फॉल के अंदर क्या होता है? इसमें जो फ्री फॉल होता है, इसमें रोटेशन थोड़ी ना होगा। मलबा गिरना यानी फिर डेब्रिस फॉल, ये लूज जो मटेरियल होता है ना, उसका गिरना होता है। लेकिन स्लंप है जिसके अंदर बैकवर्ड रोटेशन आपको नजर आएगा। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? ये आपका अभी तक के जो हमने सवाल डिस्कस करे उसमें से सबसे आसान सवाल लगेगा शायद आपको। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो आपको बताता क्या है? ये बताता है कि कितने लोग एक फिक्स्ड एरिया के अंदर रहते हैं। यही होता है ना जनसंख्या घनत्व। अब इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज करी जाती है वो क्या करी जाती है कि पर्संस जो कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें जनसंख्या घनत्व को मेजर किया जाता है। अब इन्होंने पूछा कि व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड? जी नहीं, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो आसान सवाल है। तो ये एक ग्लोबल फोरम पर या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी की, जो भारत का सेंसस होता है उसे भी यही फॉर्मूला यूज करता हुआ आप देखते हैं। तो आसान है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है वो कौन है? तो बिहार याद रखेंगे। और अगर मैं पूछूं कि लोवेस्ट डेंसिटी वाला जो राज्य है वो कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश। आंध्रा मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश करना। ओके। फिर से आपके सामने असर्शन और रीजन बेस्ड एक सवाल इन्होंने पेश किया है। सवाल में पूछा जाता है कि असर्शन में ये बोल रहे हैं, यानी कि अभिकथन दिया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई। यानी कि जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। उसका कारण, उसका रीजन ये बोल रहे हैं कि सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर, यानी कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है। ये दोनों आपने चीजें पढ़नी। अब आप लोग मुझे बताओ असर्शन के बारे में पहले।
क्या ये सही है? तो मैं इसको कहूंगा कि ये बिल्कुल ठीक है। भाई जब जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो आपका इंप्रूव होती हैं तो डेथ रेट जो होती है यानी कि मृत्यु दर जो होती है वो गिर जाती है, कम मरते हैं लोग। लेकिन बर्थ रेट क्या है? वो एक सोशल रीजन है, उनकी वजह से वो हाई रहती है। तो रिजल्ट यही रहा ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलेगा। तो ये असर्शन वाली जो बात है जो अभी कथन में दिया गया वो बात बिल्कुल सही हो गई यहाँ पर। अब रीजन में क्या बोल रहे हैं? ये सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो इंस्टेंटली चेंज होता है विद इंप्रूवमेंट्स इन दी हेल्थ केयर। यानी कि हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है यार। सोसाइटी का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो जाता। उसके लिए एजुकेशन की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है, महिलाओं को एम्पावरमेंट देनी पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बदलता है। और इसी डिले की वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वही होता है। तो ये दूसरी वाली बात तो इन्होंने बिल्कुल ही गलत कर दी। तो इसमें सिर्फ असर्शन सही है और रीजन फॉल है। तो ये इसीलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? आधे लोग हो सकता है घबरा गए हों। अलग अलग प्रकार की टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है जनरेटिव डिजाइन, ये वाली टर्म जनरेटिव डिजाइन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर ये आपका एक टर्म यूज होता है। ये होता है क्या है जनरेटिव डिजाइन? इसके अंदर इंजीनियरिंग गोल डिफाइन करता है कि हमारा गोल क्या होगा। इंजीनियर गोल डिफाइन करता है एंड देन फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स तैयार करता है। मल्टीपल जो डिजाइन ऑप्शंस होते हैं वो जनरेट करे जाते हैं कंप्यूटर्स का यूज करते हुए, और जो बेस्ट ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर सजेस्ट करा जाता है। तो इसको एरोस्पेस के अंदर यूज करा जाता है, इवन ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसके अंदर करा जाता है, इसको आर्किटेक्चर के क्षेत्र के अंदर करा जाता है। समझ गए ये वाली बात जो अभी तक मैंने कही? अब मैं आपसे पूछूं को एरोस्पेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपके इस जनरेटिव डिजाइन का? तो आप कहेंगे कि जी एरोस्पेस सिस्टम के अंदर जो वेट है ना वो कम होना चाहिए और स्ट्रेंथ आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम वेट होगा तो आपका जो फ्यूल है वो बचेगा, और आपकी स्ट्रेंथ अगर हाई होगी तो आपकी सेफ्टी भी रहेगी और आप ज्यादा समय तक ड्यूरेबल भी रहेंगे। यही है ना? अब चलो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। फैसिलिटेटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म्स इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर्स, यानी कि साझा बस संरचना में बहु पेलोड प्लेटफॉर्म के निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। क्या ये सही जाएगा भी जनरेटिव डिजाइन के ऊपर? भाई सिस्टम इंटीग्रेशन का इश्यू है ये डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन पर बात थोड़ी ना हो रही है। दूसरा देखेंगे, ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलियंस, यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास के अनुकूलन। ये वाली बात यहां पर सेट बैठ रही है। भाई मैंने यही तो कहा कि यही तो जनरेटिव डिजाइन का कोर पर्पस है जो इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया है। स्पेशली जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर सैटेलाइट्स होती हैं उसके अंदर यही तो काम होता है कि मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशंस को मिनिमम मास और मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलियंस के साथ ऑप्टिमाइज करा जाए। तो यही आपका करेक्ट रहेगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर नहीं आइडिया कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपने आप को आगे के लिए हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन सेल्स इज। कोशिकाओं में जो लाइसोसोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है? ये भी एक आसान वाले सवालों की कैटेगरी के अंदर आपका रहेगा, जिसके अंदर इन्होंने सेल जो ऑर्गेनेल है लाइसोसोम उस पर चर्चा करी है। पहली चीज आपके लिए मैं यही करूंगा यहाँ पर कि लाइसोसोम क्या होता है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है पहली चीज। इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड कह देते हैं। मेम्ब्रेन इसके ऊपर नजर आती है, जिसके अंदर आपको ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स नजर आते हैं, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है क्या? सुसाइटल बैग्स ऑफ द सेल, ये कहा जाता है ना भाई लाइसोसोम्स को। तो लाइसोसोम का मेन फीचर क्या होता है? जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि जो ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं उनको तोड़ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। तो आप मुझे बताइए कि लाइसोसोम का इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
अंतः कोशिकीय पाचन आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। अब इसमें बाकी के ऑप्शन में प्रोटीन सिंथेसिस दिया गया है, देखो पहले ऑप्शन में, यहां पर तो राइबोसोम्स का काम होता है। एनर्जी प्रोडक्शन इन्होंने ऑप्शन दिया, एनर्जी प्रोडक्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज किससे संबंधित है? ये न्यूक्लियस का एसोसिएशन है इससे। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मेन फंक्शन लाइसोसोम्स का आपको नजर आएगा। अगला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 270 आर करेक्ट? 270 आर्टिकल के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? ये 3 कथन दिए हैं भाई आपको। ढूंढो तो फिर इसमें। सबसे पहली चीज आप मुझसे ये कहेंगे कि 270 के बारे में बता दीजिए। 270 में बातें होती हैं जो टैक्सेस होते हैं ना, जो कर होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आर्टिकल 270 का बेसिक आइडिया हमें समझना होगा इस आपके तीनों के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले। आर्टिकल 270 डील करता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स शेयरिंग होगी रेवेन्यू की, वो कैसे होगी। तो इस आर्टिकल 270 के अंदर आपको क्या नजर आएंगे कि भाई जो यूनियन के टैक्सेस है उनके हिस्से में क्या क्या आएगा, जो राज्यों के साथ में शेयर किया जाएगा वो क्या होगा, और जो वित्त आयोग है उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये सारे के सारे काम होंगे। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, आर्टिकल 270 governs the sharing of taxes between union and states including proceeds from GST, यानी कि अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों को नियंत्रित करता है जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक अमेंडमेंट हुआ था 101वां, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जीएसटी को भी डिविजिबल पूल में इंक्लूड कर लिया गया। तो ये 270 का पहला जो स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिया भाई वो बिल्कुल सही है। दूसरा है, आफ्टर दी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 270 इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द यूनियन टैक्सेस एंड जीएसटी। अभी मैंने इस पर डिस्कशन किया कि यूनियन प्लस जीएसटी रेवेन्यू शेयरिंग का फ्रेमवर्क इसी 101वें संवैधानिक संशोधन के अंदर दिया गया जिसके जरिए इस आर्टिकल 270 को मॉडिफाई करा गया था। क्लियर? नेक्स्ट है, द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 270। स्टेट को कंपनसेट करने के लिए होता है, ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है, ये सेंटर के पास ही रहता है। तो यहां पर पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ये सी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, इफ अर्थ की रेडियस वर रिड्यूस्ड बाय 1% व्हाइल इट्स मास रिमेन्ड अनचेंज्ड, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इट्स सरफेस? यदि कि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसके द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आपको टॉपिक फिजिक्स का यहां पर दिया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर बेस्ड। तो सबसे पहली चीज, एक फॉर्मूला आप लोगों को रटाया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। कौन सा? जहां पर जी की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल जी एम, जो कि क्या है, कैपिटल जी इसमें क्या है, ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, ये है आपका अर्थ का मास, और डिवाइड हम करेंगे इसमें आर के स्क्वायर से, और ये आर क्या है, ये रेडियस है आपके अर्थ की। ये फॉर्मूला याद रहता है, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देते हैं आज। तो आप यहां पर किसके अंदर चेंज कर रहे हैं? रेडियस के अंदर। मतलब जो अर्थ का मास है वो तो आपने कांस्टेंट रहा है, लेकिन जो रेडियस है वो आपने 1% की उसके अंदर रिडक्शन कर दी है। मतलब जो नई रेडियस है, अगर मैं R1 जो कि नई रेडियस है उसकी बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी? 0.99R। तो अब इसका इस जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेडियस है वो तो आपका डिनोमिनेटर में रहती है। मतलब जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो किस प्रकार से पड़ेगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r² के। इसी हिसाब से आपका यहां पर प्रभाव पड़ेगा ना। अगर ये r कम होता है तो आप मुझे बताइए कि डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये जो जी की जो वैल्यू है वो आपका क्या होगी? वो इंक्रीज होगी ना। तो कैलकुलेशन करने की बात इन्होंने यहां पर कर दी है, इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेट 1%। तब हमें यहां पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अगर मैंने 1% का डिक्रीज करा है तो नई रेडियस कितनी हो गई है? 0.99R। उस पर जब आप यहां पर रिलेटिवली
कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपका जी है ना, इसके अंदर आप लगभग 2% का इंक्रीज देखेंगे, लगभग 2% की बढ़ोतरी देखेंगे। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वो इंक्रीज होगा, पहले तो डिक्रीज होगा ही नहीं, वो इंक्रीज होगा बाय अप्रोक्सीमेटली 2%। आप यहां पर सी ऑप्शन आंसर करेंगे। तो फिजिक्स में ये परसेंटेज चेंज क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, और ये वाला जो रिलेशन है ये हमेशा आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड बहुत सवाल बनता है। नेक्स्ट है भाई बीएनएसएस। अंडर दिस बीएनएनएस एनएसएसएस, what is the maximum period for which a person can be held in public custody in total, even if remanded periodically by a magistrate? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए। तो ये बीएनएसएस पर आपका एक टॉपिक इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो पहली चीज आप मुझसे यही पूछोगे कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये क्या है। तो जो सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करता है आपका ये बीएनएसएस। ये एक पहली चीज आप याद रखनी है। तो जो नए क्रिमिनल लॉज है ना, उसका ये हिस्सा है जिनको 2023-24 के अंदर रिफॉर्म्स में लाया गया था। तो उसमें ना कुछ पुलिस कस्टडी के रूल दिए गए हैं, जैसे कि इस बीएनएसएस के अंदर जो पुलिस कस्टडी है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है 15 दिन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें भी डाली गई हैं। अब चाहे इसमें जो मजिस्ट्रेट है उसको वो पीरियडिकली रिमांड पर लेता रहे, लेकिन टोटल जो पुलिस कस्टडी रहेगी ना, वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहां पर मैं आंसर क्या करूंगा, डी ऑप्शन आंसर करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एज रेंज फॉर फार्मर्स टू इनरोल इन द प्रधानमंत्री किसान जो ये मानधन योजना है, उसके अंदर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नामांकन के लिए किसान की आयु सीमा इन्होंने पूछी है। इस प्रकार के जो स्कीम बेस्ड डिटेल्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। पहले तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये एक पेंशन स्कीम है। ऐसी चीज अभी पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली, जिसके अंदर जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनके लिए इसको लॉन्च करा गया था। जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके अंदर इन्वॉल्व है। उद्देश्य यही है कि जो ओल्ड एज में किसान होते हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किसानों की एज 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जिनको ये असिस्टेंट करने की बात कर रहे हैं। और अगर उसकी 60 साल के ऊपर है तो 60 साल के बाद उनको 3,000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। तो ये आपका, इसीलिए हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आंसर करेंगे। तो स्कीम रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड एक और सवाल है। अभी कथन में दिया गया है उड़ान स्कीम इम्प्रूव्स रीजनल एयर कनेक्टिविटी, यानी कि उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस, यानी कि यह एयरलाइन को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करती है। अब इन्होंने उड़ान स्कीम को पकड़ लिया यहाँ पर। तो पहली चीज, उड़ान स्कीम क्या है, उड़ान मतलब क्या है, ये पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये फुल फॉर्म वगैरह भी यार होनी चाहिए, अब जरूरी नहीं है कि आसान है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है कि जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी ना, उसको इम्प्रूव करना, जो छोटे शहर है उनको एविएशन मैप पर लेकर आना। तो असर्शन बिल्कुल सही चला जाएगा कि भाई रीजनल एयर कनेक्टिविटी को इसके अंदर हम इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा रीजन है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप, यानी कि गवर्नमेंट एयरलाइंस को यहाँ पर वीजीएफ प्रोवाइड करती है, विच इज वायबिलिटी गैप फंडिंग, ताकि जो अनप्रॉफिटेबल रूट्स होते हैं वो भी चल पाए, उसको बंद ना करें। ठीक है, अभी दोनों सही है। अब इनके अंदर हमें देखना होगा कि क्या इसी की वजह से ये इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। यही कारण है ना कि यहाँ पर इंप्रूव करा जा रहा है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को। तो ये ऑप्शन चला जाएगा इसमें कि ए बी आर दोनों करेक्ट है, और आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है उड़ान स्कीम को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, व्हिच टू सिटीज रिटेन्ड देयर टॉप पोजीशंस। ये करंट अफेयर पर बेस्ड सवाल है।
यहाँ पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ये ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को जारी किया गया था। अब ये ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्या होता है, तो इस इंडेक्स में जो ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। अलग अलग शहरों को इसमें एवेल्युएट करा जाता है कि उनकी इकोनॉमी कैसी है, उनका ह्यूमन कैपिटल कैसा है, वहां पर गवर्नेंस कैसी है, वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो 2025 के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें लंदन और न्यूयॉर्क इसमें टॉप पर रखे गए भाई। भाई करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी जो टॉप पोजीशन है उसको रिटेन किया, तो आपका करेक्ट रहे। अच्छा, इसमें अ, मतलब यही बस बनने का, बाकी करंट अफेयर को लेकर आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्री इज करेक्ट? हल्के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइट इंडस्ट्रीज, तो किस पर बेस्ड है ये टॉपिक? इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन क्लासिफिकेशन पर? पहला सवाल आप मुझसे पूछोगे कि ये जो हल्के उद्योग होते हैं या फिर लाइट इंडस्ट्री होती है ये क्या होती हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट के लिए जो वेट के बेसिस पर ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं ना, वो दो प्रकार से करते हैं। एक में आती है आपकी हैवी इंडस्ट्रीज और एक में आ जाती है आपकी लाइट इंडस्ट्रीज। अभी जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर क्या नजर आएगा आपको कि लाइट वेट रॉ मटेरियल का यूज करा जाएगा आपकी लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर। जो कंज्यूमर्स के गुड्स होते हैं उनको ये बनाती है। मार्केट के पास इनकी लोकेशन आपको नजर आएगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। आपके गारमेंट्स है, आपके टॉयज है, ये सब आपके लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे। या फिर घरों के जो आइटम्स वगैरह बनता है, तो इसमें उन्हीं को लेकर पूछा है। दे प्रोसेस हैवी ओर्स एंड मिनरल्स, नहीं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मशीनरी बनाते हैं, नहीं। बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। लाइट मटेरियल इनको बनाने होते हैं, मतलब यूज करते हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए। ये डी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें, ओके। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स व्हाट? आपके लिए आसान सवाल है। शेड्यूल 7 क्या कंटेन करती है? तो में कई सारी चीजें की गई हैं। आपकी 3 लिस्ट दी गई होती हैं, जिनको लेजिस्लेटिव लिस्ट हम कहते हैं। कौन कौन से लिस्ट होती हैं? केंद्रीय लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ये 3 सूचियां दी गई होती हैं। तो यार यही सीधा सीधा आंसर हो जाता है। अब इनके सब के पर्पस आपको पता ही है। जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिन जिन सब्जेक्ट्स पर, वो इन तीनों लिस्ट के अंदर दिया गया होता है कि भाई केंद्र के और स्टेट के बीच में जो क्लैरिटी है वो रहे। एक फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम ये आपका शेड्यूल नंबर 7 करता है, तो याद रखेंगे। कोस्टल सिटी implements a plan to build sea walls and elevate buildings in response to rising sea levels. This action primarily falls under which category of climate change response? एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी के अंदर आती है? अब आप मुझसे पूछोगे कि जी ये जो क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स है इनको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है या तो उसको मिटिगेट कर दो, उसके प्रभाव को कम कर दो। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो कॉजेज हैं, उसके जो कारण है उनको कम कर दो। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एक एग्जांपल है। आप एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या है? ये है आपके मिटिगेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? एडप्टेशन। मतलब कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के साथ आप एडजस्ट करना सीख लो, है कि नहीं? तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि भाई सी की वॉल्स को बनाना, बिल्डिंग्स को एलिवेट करना। तो ये जो एक्शंस आपने किए क्लाइमेट चेंज रोक नहीं रहे हैं, बल्कि जो सी लेवल राइज कर रहा है उसके बचाव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है? ये अडेप्टेशन है, ये मिटिगेशन नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा इसमें? मैं इसमें कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन है। ये डी वाला ऑप्शन लेकर जाएगा अपने साथ। नेक्स्ट है, व्हाट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर्स अ सैटेलाइट मेंटेन्स इट्स ऑर्बिट विदाउट कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्शन? यानी कि कौन से विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे? ये थोड़ा सा
और अच्छा सवाल है, मतलब जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उसका बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सैटेलाइट को आप बार बार क्या करें, उसका इंजन चला दें, बार बार इंजन चलाते रहेंगे तो ऑर्बिट में वो चलता रहता होगा। क्या ये बात सही है? ये गलत है। सैटेलाइट एक बार जब ऑर्बिट के अंदर पहुंच गया ना, तो उसके बाद उससे कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्शन की जरूरत ही नहीं होती है, वो फिजिक्स के बेसिक लॉ के ऊपर चल रहा होता है। कैसे? सैटेलाइट के ऑर्बिट में रहने के पीछे बैलेंस होता है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं, जो अर्थ की तरफ उसको खींचता है, और दूसरी तरफ जो उसका सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी है, मतलब जो आगे की तरफ भागना है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इस बैलेंस का रीजन होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको ऑर्बिट के अंदर घुमाया जा रहा होता है। तो आप ये पूछेंगे कि जी ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर दो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जिससे कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ की तरफ गिर, मतलब गिरे भी नहीं और अर्थ को मिस भी ना करे, तो वो एक उसी एक बेसिक पाथ पर आपका रोटेट करता हुआ नजर आएगा। तो इसका यही है कि सैटेलाइट कॉन्टिन्यूसली फ्री फॉल में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अर्थ की सरफेस की तरफ वो पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। तो ये है भाई डिस्कशन। आप लोगों को क्या करना है भाई, कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। लाइक तो मस्त है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ तो वो मांग रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अपने इस एप्लीकेशन के ऊपर फ्री पीडीएफ वाले कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा, या फिर कोई नया कोर्स बनाकर सीजीएल पीडीएफ करके डाल दूंगा। किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ROBINSIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इस पर आप मुझे मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।